जज़ाकल्लाह। हम सबके हरदिल अजीज़ आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी ही देर में यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। डॉक्टर अर्चना सारदा मैडम का यहाँ इस्तकबाल कर रही है मोहतरमा रूमी जलील साहिबा। एक बार और रूमी जलील साहिबा से दरख्वास्त। हमें से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, हमें से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियाँ बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की तकरीब की मुनक़िद की गई है बज़रिए इम्तियाज़ जलील सर के आज 50 मशीन तकसीम की जाएगी। तलबा को काबिल बनाने के लिए असातिज़ा भी मददगार रहे हैं, जिसमें रूमी मैम, नीलोफर मैम, साजिदा मैम और सबसे अहम अनवर अंकल सबसे ज़्यादा मददगार है। इम्तियाज़ जलील सर एक बेबाक लीडर है। आप बहुत मिलनसार शख्सियत है जो आपको औरों से मुनफरिद करती है। आप खिदमत क़ल्ब लोगों की मदद के लिए बर वक्त तैयार रहती है। मैं इम्तियाज़ जलील सर और अर्चना सारदा मैम के लिए कुछ कहना चाहूँगी, जिसके बाद मेरा डायबिटीज़ का इलाज चल रहा है। हमको मिठा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिठा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना ज़माने से हम नहीं। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। थैंक यू अर्चना सारदा मैम, थैंक यू। ज़रूरतमंद ख़वातीन को मुफ्त में सिलाई मशीन तकसीम करना, ये इस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 5वीं बार। इसी के साथ मुख्तलिफ फलाही कामों में दुआ फाउंडेशन औरंगाबाद में वोकेशनल स्किलिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर have impacted more than 2 lakh lives. Our primary mission is to have training centers for skilling women. अब ओके है? नहीं Ultimately, our objective is not limited to improving lives in Aurangabad, but to make a meaningful difference. 19 onwards, he is a member of Parliamentary Standing Committee of Urban Development and the member of Consultative Committee under the Ministry of Civil Aviation. He decided to take a plunge into active politics. His entry into politics was to work towards the upliftment of his community and other minorities. He was elected as the member of MLA of मेरे पास ये 160 नामों की लिस्ट है जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और ये 160 नामों का के हमने चिट्ठियां बनाई थी। नंबर 49 इज शेख नसरीन बेगम अब्दुल रहमान। 106 शेख फरहाना नाज।
68 शेख जुनैरा मोहम्मद आरिफ 72 सैयद दीना सैयद जाहिद अली 28 सैयद निदा फातिमा 73 देशमुख चितलांगिनी संदीप 34 शेख शाहिदा बेगम 36 शेख सबीहा बेगम 120 कुरैशी रुबीना बी हनीफ 119 शेख नुसरत इरफान 59 सैयद उम्मे फरवा 150 सिद्दीकी खुदा मुनव्वर 174 खान सनोवर एक मिनट मैडम प्लीज यू गेट कैमरा मैडम ओके नील का यहाँ इस्तेमाल करें। अब इन फैकल्टीज के साथ आप लोग एक पेरेंटिंग वाली फीलिंग, एक बाप का प्यार देने वाला शख्स आप लोगों को वहां आपके साथ मौजूद था। बहुत सिद्दीकी फरहत सिद्दीकी शेख मेहरुन्निसा शेख उषा सुनील मारा सैयदा सबा महक फरहा कयूम नीलोफर खान। मैं जिन लोगों के नाम यहाँ पुकार रहा हूँ वो लोग बराए मेहरबानी स्टेज के करीब आ जाएं। हम लोगों को अर्जेंट मीटिंग में यहाँ से जाना है। फरहीन एजाज, नीलोफर खान, शमा शेख, शमीन बेग, सुनैना नीलेश, हिना परवीन, देखिए जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं वो लोग अपनी जगह पे बैठिए। आप लोग यहां से जाते वक्त अपनी सिलाई मशीन और अंजुम, साइमा, शेख साइमा, निखत शेख, निशाद दी, लुबना बेगम, हनीफा अफरोज। तालियां, सर्टिफिकेट मिलेगा तो तालियां बनती होनी चाहिए। जिन्होंने ले लिया वो लोग भी तालियां बजाइए। आप मेराज बेगम, मुस्कान बासित, बुशरा अनम,
नगमा अजरा निखत, सबा कौसर, मसीरा फिरदौस, फातिमा, सफा सनोबर, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ प्रेसिडेंशियल स्पीच होने वाली है। जनाब इम्तियाज जलील साहब हमसे मुखातिब होंगे। इम्तियाज भाई की स्पीच के बाद आप लोगों को वो सर्टिफिकेट खालिद भाई को बताना है और सर्टिफिकेट बताने बाद आपको मशीन दी जाएगी और आपको रजिस्टर पे एक, ठीक है? Beloved member of Parliament, Imtiaz ji, it's an honor to be here. Thank you for calling me. The lovely, strong ladies on the dais, and this hall full of young, vibrant women, and of course gentlemen also. यहाँ आने की हमें बहुत बहुत खुशी है। दुआ फाउंडेशन का जो काम अभी हमने सुना, ये सुनकर मेरे मन में दो ख्याल आ रहे थे। बस उतने ही दो ख्याल आपसे शेयर करूँगी। एक कहावत है कि you give a man a fish and he eats for a day, you teach them to fish, they eat forever. मतलब आप किसी को एक मछली देते हैं खाने के लिए, एक दिन पेट भरता है, पर आप उनको मछली पकड़ना सिखा लें तो वो जिंदगी भर खा सकते हैं। तो आई थिंक जो दुआ फाउंडेशन काम कर रही है वो आपकी एम्पावरमेंट कर रही है, आपको सबल कर रही है। तो जैसे ये सिलाई मशीन है, ये कार्य है, ये स्किल है, ये सीख पाना एक वुमन के लिए, स्पेशली एज अ लेडी मैं कहूँगी, ये सबसे बड़ी ताकत है। आपको कल ऐसा समय अगर न भी आया कि हमें खुद काम करके 4 पैसे कमाने पड़े, हमारी दुआ है कि सबके घर में इतना हो कि ऐसा समय भी ना आया अगर, लेकिन इतनी काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए कि समय आने पर हम कंधा मिलाकर खड़े होकर अपने पूरे परिवार और समाज को साथ लेकर चल सकें। सो ये जो जेस्चर है, ये सिर्फ एक मशीन है, एक कोर्स नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है, ये पूरी समाज को बदल सकती है। और मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो फाउंडेशन ने किया। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दैट। दूसरा, डॉक्टर होने के नाते मुझे एक और बात आपसे कहनी है कि आप शक्ति हैं, आप ताकत हैं। माइकल एंजेलो का अगर आपने नाम सुना हो, मूर्तिकार और पेंटर थे, तो उनको बोलते थे कि आपको इस मार्बल में जो मूर्ति कैसे बनाते हैं, तो वो बोलते हैं मूर्ति तो अंदर होती है, मैं तो सिर्फ बाहर से तराश देता हूँ, जो अंदर छुपी हुई मूर्ति है वो बाहर आ जाती है। सो वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि आप सबके अंदर हो ताकत, सिर्फ कहीं से हम उसे कवर करके कैसे रखते हैं पता नहीं। कुछ हम सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, कुछ हम सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, कुछ हम सोचते हैं कि हमने कभी किया नहीं है तो अब कैसे करें। सो मेरा आप सबसे एक ही कहना है एज अ वुमन कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। कोई सिलाई करेगा, कोई खाना बहुत अच्छा बनाएगा, कोई पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पढ़ेगा, कोई रिलीजियस सेरेमनी में जाएगा, पर हर एक के अंदर कुछ स्पेशल होता है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको ऊपर वाले ने कोई तो खासियत, कोई तो ताकत नहीं दी है। तो आज मैं आप सबसे कहूँगी अपनी उस ताकत को पहचानिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और समय आने पर आप उसे यूज़ कर सकें अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए। ये हमारी असली ताकत है और ये दोनों कर पाने के लिए डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहना छोड़ ही नहीं सकती कि अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट रखने के लिए तो
लोग हैं एक हॉल में, कितनी अच्छी ताकत लगती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, एक फाउंडेशन हमारे साथ है। पर फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। सो 5 सूत्र होते हैं, वो मैं आपको फटाफट 1 मिनट में बताऊंगी। सबसे पहले आपका खाना संतुलित होना चाहिए, है ना। जैसे आप यहाँ पर इतने अच्छे से तैयार होके आए हैं, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, हम जब कपड़े पहनते हैं, सलवार भी है, ओढ़नी भी है, कुर्ता भी है, गुरका भी है, हिजाब भी है, कोई 5 चीज़ें चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि एक पहनेंगे एक छोड़ देंगे। वैसे ही खाने में आप संतुलन रखिए। आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सीखिए क्या है, आपके डॉक्टर से पूछिए। बीमार होने के बाद मत जाइए डॉक्टर के पास, पहले जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं आना चाहिए, तो मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं जिससे मैं फिट रहूं। दूसरी बात, एक्सरसाइज। मैं डायबिटीज़ की डॉक्टर हूँ और छोटे छोटे बच्चे आज 8, 10, 12 साल के, टाइप 1 अलग चीज़ है, पर टाइप 2 एक्सरसाइज ना होने की वजह से तो 8000 कदम रोज चलना है। आप सब लोग फिक्स कर लीजिए, कैसे भी करिए, पर 8000 कदम आप रोज चलिए, तो आपको हमारी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत खुशी होगी कि हम अपने क्लिनिक को ताला लगा के कहीं चले जाएं और हमारी कभी ज़रूरत ना पड़े। तो आप फिट रहिए, 8000 कदम रोज चलिए। तीसरी बात, साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करिए। इसको हम पॉजिटिव हेल्थ केयर कहते हैं। बीमार होने के बाद, दुखने के बाद ही डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं बीमार नहीं होंगी, इसके लिए मेरी उम्र के हिसाब से मेरा खाना, मेरा चलना और मेरा एक मेडिकल चेकअप हो। और ये तीनों के अलावा एक चौथी बात, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि तंबाकू बंद करवा दीजिए। लेडीज में इतनी शक्ति है कि अपने घर में अपने पिता से, जो पिता डॉक्टर का भी नहीं सुनता, वो अपनी बेटी की जिद के सामने हाथ घुटने टेक देता है। अपने घर में तंबाकू बंद करवा दीजिए। आज तंबाकू का सेवन एकमात्र ऐसा कारण है जिससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, नपुंसकता, ये सभी का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक सामाजिक मान्यता प्राप्त नशा है। कोई ड्रिंक करके आता है तो हम कुछ नहीं, उसको धक्के देके शायद बाहर फेंक दे, पर कोई मुंह में तंबाकू रख के आता है तो कुछ नहीं करते। तो आप सबसे मेरी अपील है कि हेल्थ के लिए तंबाकू छुड़वाइए। खाते तो नहीं होंगे आप, पर किसी को खाने भी ना दीजिए। तो अगर आप ये चीज़ करने के साथ साथ आखिरी में रोज़ दुआ करें। आज दुआ फाउंडेशन का प्रोग्राम है और बहुत बड़ी ताकत दुआ में है। दवा के साथ दुआ के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक स्माइल, एक हंसी, दुआ और ऊपर वाले का शुक्रिया करा तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। इतना कह के मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आज दुआ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील सर, मोहतरमा रूहीत मैडम, जलसे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अर्चना सायरा मैडम, अस्मा फिरदौस मैडम, डॉक्टर ज़कीउद्दीन सर और तमाम सामीन को मैं सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं दुआ फाउंडेशन के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब से रूबरू होकर मुलाकात का शर्फ बख्शा है। आप लोगों को जो आज 50 सिलाई मशीन दी जा रही है, मैं समझती हूँ कि हमारे जो इम्तियाज़ जलील सर है और मैडम है, ये लोगों के जो एक जज्बा है कि हमारी कौम को और हमारी सोसाइटी को मजबूत करने का, बारोजगार और बाहुनर बनाने का, ये उसका पहला कदम है। ये मशीनें सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये आपके रोजगार का जरिया बनेगी, जहाँ पे आप ड्रेस सिएंगे। सिंपल बैग, आजकल पॉलीमर वेस्ट कम करने का पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, ताकि हम लोग कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। एक पॉलीथीन बैग भी आपको 5 रुपये 15 रुपये एक घर बैठी औरत को कमाने का मौका मिलता है। हॉस्पिटल के ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, चादर हो गया, कोट हो गया, एप्रन हो गया है। और इसी तरह इतनी दूर ही क्या जाना, हमारे झंडे जो बिकते हैं हर साल, बनते हैं तो सिर्फ 1 रुपये में, बिकते हैं 5 रुपये में। तो हमारी बहनें घर बैठे 4 रुपये कमा सकती है और इस सब को कमाने के बाद दुआ फाउंडेशन को दुआ दे सकते हैं। ये एक सरदार का फोरसाइट होता है कि वो अपने लोगों को मजबूत करता है। और जब हमारे पास ऐसी लीडरशिप है तो मैं सोचती हूँ अगर आप लेडीज़ इन मशीनों को एक साथ ऑपरेट करें, कहीं से ऑर्डर्स ले, तो हम गारमेंट इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं।
अगर आप लोग देखेंगे, पाकिस्तानी सूट खरीदते हैं हम 1100 रुपए में, सूरत का कपड़ा खरीदते हैं हम 700 रुपए में, लेकिन आप क्या जानते हैं, कपास सबसे ज्यादा मराठवाड़ा में होता है, कॉटन का कपड़ा सबसे ज्यादा मराठवाड़ा में होता है, कॉटन। ये प्रोसेसिंग के लिए स्टेट के बाहर जाता है। अगर इस फन को हासिल करने के बाद आपने पैच वर्क, एम्ब्रॉयडरी, मुकेश का काम, ये सबको अच्छे से नफीस तरीके से करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो मुरादाबादी काम या लखनऊ के काम की तरह औरंगाबाद के स्टिच का भी एक नाम हो सकता है। जिसने आपको आज ये मशीनें दी है, अपने फन से शहर को अपनी पहचान दीजिए। मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगी, आज जो वो 50 लकी लेडीज़ हैं और जो 250 लेडीज़ पहले ये सब चीज़ों के बेनिफिट ले चुके हैं, रोज़गार कमाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है ईमानदारी, दूसरी है मेहनत। अगर औरतों के पास ये 2 चीज़ें हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर सकते हैं। आज इस फंक्शन में मैंने और एक चीज़ देखी है कि हमारे पास मेहंदी के टीचर्स हैं, मेहंदी सिखाने वाले, और मैं टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। शायद आई हुई सभी खवातीन यहाँ पर एक फ़ोन लेकर आए हैं आप लोग फ़ोन जी। तो इस फ़ोन के अंदर एक पीसीबी होती है जो आपके फ़ोन का मेन मदरबोर्ड होता है। क्या आपको पता है, टोक्यो, जापान और ताइवान में जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको असेंबल करने वाली 100 औरतों की टीम होती है। वो लोग के हाथ में वही नफासत होती है जो आप राउंड अच्छा से बनाते हैं, फूल बनाते हैं, बारीक डिज़ाइन और बारीक लाइन बना सकते हैं। अगर आपने मेहंदी के कोन का मीडियम, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक पीसीबी ले लिया, तो शायद जो हमारी औरंगाबाद की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर डेवलप हो रहा है, आप लोग भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यही हुनर को, यही मेहंदी डालने के फन से औरंगाबाद को मजबूत कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैडम बहुत आगे की सोच रखते हैं। जब ख्वाब बड़े रखोगे तो शायद मेहनत करके हासिल कर ही लोगे। और उस सब के लिए देखिए, ट्रेनिंग देने का काम आपको दुआ फाउंडेशन भी दे चुका है। अब आपको इस मेहंदी को आपके हाथ पे लेना है या कपड़े की कढ़ाई पे लेना है या फैब्रिक या टाइल की पेंटिंग पे लेना है, या आपके ऊपर है। और हर कारीगर को दाम उसके फन के हिसाब से मिलता है। और जब हमारे शहर के हर घर में रोजगार पैदा करने वाली औरत, बच्चा और बाप रहेगा, वो दिन दूर नहीं कि हमारे शहर से शायद सबसे ज्यादा ज़कात जाएगी। अभी मुझे बहुत खुशी हुई थी पेपर में जब मैंने पढ़ा था कि सर ने पुलिस प्री ट्रेनिंग के लिए औरतों का एक खुसूसी बैच शुरू किया था। और उस वक्त मेरे जहन में एक सेंटेंस आया था, हम वतन होना, ये हम वतन होना और ये वतन हमारा है, ये जान लेना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वापस बोलूँगी, हम वतन होना ये एक अलग बात है, ये वतन हमारा है, ये जान लेना औरतों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम हर शोबे में आगे आएंगे और अपनी पहचान बना सकेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जिंसी में या शहर के दूसरे एरिया में एक मिसेस पुलिस डिपार्टमेंट में मिसेस निम्बोरे है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देती है। मैं उनके वालिद को सलाम पेश करती हूँ उनकी सोच के ऊपर। वो एक ग्रामीण में रहने वाले एक वालिद है जिन्होंने अपनी बेटी को पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ाने ज्वाइन करवाया, और आज वही निम्बोरे मैडम हम शहर की औरतों की मुहाफिज बनी हुई है, क्योंकि एक औरत अपनी परेशानी औरत के साथ शेयर करना पसंद करती है। हम में हर किसी में अलग अलग फन होता है। अगर आप लोग भी ये चीज़ जानेंगे तो हर चीज़ में आप आगे आ सकेंगे। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ और ये स्टाफ के साथ पाई जाती हूँ, लोग बोलते गवर्नमेंट जॉब में कैसे चले गए, बहुत आसानी से पूछते। आर्मी में भी लोगों ने पूछे आर्मी में कैसे आ गए। तो मेरे को एक ही कहना है सब लोगों से, गवर्नमेंट नौकरी देते वक्त काबिलियत देखती है और हर जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है, लेकिन हमारे जो माशरा है या कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रखने की वजह से हम जो अपने आप को खुद ही को हमने एक नाअहलियत के तासुब का नाम देकर अपने आप को हालात से पर्दापोश कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारी बहनों को
बेटियों को जो सिलाई मशीन दी जा रही है। मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जो मेहमान खुसूसी है, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें आई है, आपके एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारी आज की जो गेस्ट है वो 900 बच्चों की माँ है, डॉक्टर अर्चना सारदा। इनके एनजीओ में मैं गया था, जहाँ पर ये 900 छोटे बच्चों को जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि कैसा किया जाए, इनका इलाज बहुत महंगा होता है। और उस दिन इनका काम देखकर मैंने, बहुत सारे पेरेंट्स थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर अर्चना सारदा इन बच्चों का ख्याल रखती है। तो मैंने एक पेरेंट से ये पूछा था कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है आंखों से? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं बोला भगवान ऐसे ही शक्ल के अंदर आते हैं। थैंक यू डॉक्टर अर्चना सारदा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि मैं आपका काम देख के सचमुच ही बहुत इंस्पायर हुआ था। और मैं ऐसे लोगों की बहुत कदर करता हूँ जो समाज के जो पिछड़े लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारी दूसरी गेस्ट है मेजर फिरासत। मैं जब मेजर फिरासत से पहली मर्तबा मिला था तो मैं यकीन मानिए फिरासत जी, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था आपसे। और इसलिए इंस्पायर हुआ था कि हमारी जो बच्चियां हैं, उनके वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दो। लेकिन आज जब आर्मी के अंदर अगर हमारे इसी शहर की एक होनहार लड़की मेजर के रैंक तक पहुंच सकती है, तो मैं समझता हूं यहाँ पर जितने भी और भी हमारी जो बच्चियां यहाँ पर है, वो उनसे इंस्पिरेशन लेकर यकीनन वो भी ज़िंदगी में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच मेजर फिरासत जी। हमारे साथ आज अस्मा शेख मैडम भी है, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी वकील है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट भी है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई हुई है। मैं रुमी फातिमा मैडम, जो इत्तेफाक से मेरी बीवी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये लॉ फाउंडेशन चलाती है। अनवर भाई, अनवर सर जो आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, तमाम टीचर्स जो आप लोगों का बहुत काम करते हैं। मैं आज ज़ाती तौर के ऊपर, मैं अभी सोहेल ज़कीरुद्दीन साहब आपको 2-3 मरतबा ये कहे हैं कि मैं बहुत अपने मसरूफियत में से वक्त निकाल कर दुआ फाउंडेशन को वक्त देता हूँ। मैं ज़ाती तौर के ऊपर अभी आज थोड़ा सा खुश इस वजह से हूँ कि मैं अदालत से आ रहा हूँ, कोर्ट से आ रहा हूँ। कोर्ट में अभी मेरे खिलाफ कुछ केसेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक केस का फैसला अभी आया है और उस केस के अंदर मुझे बाइज्जत बरी किया गया। ये कौन सा केस था? तो गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन जब आई थी और वो शहर के अंदर घूमने के लिए, टहलने के लिए आई थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जिला मेरा है, कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं तय करूंगा। एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। एक केस रजिस्टर हुआ था मेरे ऊपर जिसकी सुनवाई चल रही थी और आज उसका फैसला आया है। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से ये मुमकिन हुआ है। अभी और भी 3-4 केसेस है, अस्मा जी थोड़ी मदद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखने के इंतज़ार में हैं कि इम्तियाज़ जलील को अंदर कब भेजा जाए। और बहुत सारे लोगों की ये साजिशें चल रही है कि किसी न किसी तरह से मुझे सज़ा मिले और सज़ा मिलकर मुझे अरसूल जेल भेजने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं और उन्हें ऐसा लगता है
ये एक बार इम्तियाज जलील, ये जो कांटा हमारे बीच में खड़ा है, इसको हटा दो, इसको साफ कर दो तो अपने रास्ते साफ हो जाएंगे। उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सिर्फ अकेले मेरी माँ की दुआएं नहीं बल्कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चल रहा है। उन लोगों की दुआएं मेरे साथ रहती हैं जिनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, और यही सोचकर मैं हर कदम को उठाता हूँ, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ, हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो साजिशें हो रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे न जाने कितनी ऐसी माँओं की, बहनों की दुआएं हैं। और इसीलिए जब हमने इस एनजीओ को बनाया था तो इसके ऊपर बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई थी, और मैंने कहा था कि हम इसका नाम दुआ रखेंगे, दुआ फाउंडेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना भी कारोबार होता है, जितना भी लेन देन का मामला होता है, वो पैसों का नहीं होता है। हम दुआओं का सौदा करते हैं, दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है जब इस तरह के बैचेस कंप्लीट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूँ वो आप लोगों की दुआओं की वजह से पहुंचा हूँ, और मेरी तरफ से जितना हो सकता है। देखिए, ये दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, हम कोई सरकारी स्कीम का सहारा नहीं लेते हैं, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेते हैं। अपने तौर के ऊपर कहते हैं कि नहीं चलिए हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। मुझे मालूम है कि पिछले रमज़ान के वक्त में हमारी जो मेजर फिरासत मैडम है, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने तौर के ऊपर कुछ मदद करना चाहूँगी। उन्होंने भी दुआ फाउंडेशन को मदद किया था। हम लोग इस तरह के सिलाई मशीन का देने का मकसद यही होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे इदारे देखा है, इंस्टीट्यूट्स देखा है, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ पैसे देकर फीस भर के वो कोर्स हासिल करती है और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब कई ऐसी ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं कि जिन्हें उस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ इतने मुस्तहिक होते हैं, इतने ज़रूरतमंद होते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट लेकर भी चले जाए तो उन्हें वो सिलाई मशीन लेकर उनके एक रोजी रोटी का जरिया तैयार करने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उसी वक्त ये तय किया था कि हमारा जैसा ही कोर्स कंप्लीट होगा हम सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन तमाम हमारी बहनों को हम देंगे, ताकि इसके ज़रिए वो अपने रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सके। मुझे खुशी होती है ये देख कर कि जब कुछ बच्चियाँ मिलती है और ये कहती है कि मैं आपके दुआ इंस्टीट्यूट से मैं ये ट्रेनिंग हासिल की है, हमारे पास मेहंदी की भी क्लासेस चलाई जाती है, और मेरे हिसाब से 2000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने अभी तक ये ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है इसका, लेकिन आज सोहेल साहब अनाउंस ये कर रहे थे कि हम इस बार हर बार हम लोग 50 बच्चियों का सिलेक्शन करते थे, और सोहेल साहब ने कहा कि नहीं, इस बार हम 60 बच्चियों का हम सिलेक्शन करेंगे। और रूमी मैडम का हुक्म आया था कि 60 बच्चियों को हम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन चिट्ठियाँ 50 ही उठाई गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैडम का हुक्म आया है कि 60 का और चिट्ठियाँ से 50 उठाई गई, तो ये 10 की डंडी क्यों मारी गई है करके। तो कहाँ है वो डब्बा और 10 चिट्ठियाँ उठाई जाए करके उसमें, क्योंकि बड़ी उम्मीद से बच्चियाँ आती है यहाँ पर कि हमारा भी नंबर लग जाए करके। लेकिन एक बात मैं आप तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई ये सोच कर आ रहा है कि चलिए मैं एडमिशन तो ले लूँगी, अपनी मर्जी से आऊँगी, अपनी मर्जी से जाऊँगी, कब जब आना है आऊँगी, जब नहीं आना है नहीं आऊँगी करके, हमने कई बच्चियों का एडमिशन होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए कैंसिल किया है कि वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऊपर सही वक्त के ऊपर नहीं आती थी या कई दिनों की छुट्टियाँ ले लेती थी। तो हमारा मकसद इस कोर्स को चलाने का यही है कि आपके अंदर ये काबिलियत आ सके कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करें तो अपने रोजी रोटी का जरिया बना सके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी है कि जो अलग अलग इलाकों से आती है, दूर दूर के इलाकों से आती है, एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता उनका वहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज भी वो किस्सा मेरी
आंखों के सामने हुआ था। एक बहुत ही गरीब समाज की एक हमारी एक हिंदू बहन थी जो हरसूल इलाके से आती थी, और जब ये कोर्स जब स्टार्ट होता है तो मैं एक इंट्रोडक्शन लेने के लिए जाता हूँ कि कौन बच्ची कहाँ से आई है, इनके वालिद क्या करते हैं, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है मुझे पता चल सके। तो मैं इन बच्चियों का जब इंट्रोडक्शन ले रहा था तो एक हरसूल की एक बच्ची थी जो मैंने उससे जब पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, और मैंने जब उससे ये पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, पिताजी तुमसे क्या करते हैं, मैंने ये जब सवाल किया तो वो लड़की एकदम खामोश खड़ी रही, और मैंने पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, बताओ ना। तो लड़की ने एकदम रोना शुरू कर दिया, और वो जैसे ही रोना शुरू करी तो बाकी जितनी भी लड़कियां हमारी बुरखे में थी वो सब उसके पास गई और उसको समझाने लगी। तो मैं थोड़ा सा परेशान इस बात से हो गया कि मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया कि ये बच्ची रोने लगी करके। तो मुझे ये बताया गया कि उस बच्ची के फादर और ये बच्ची अकेले एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं, और उसके फादर को कैंसर हुआ है और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बच्ची अपने पिताजी को मदद करने के एतबार से मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करी थी, लेकिन जब उसके आंख से आंसू निकले तो हमारे पहुंचने से पहले ही उसकी इतनी सारी बहनें उसको समझाने के लिए पहुंची, तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम जिस मकसद से ये दुआ फाउंडेशन बनाए हैं वो मकसद आज हमने हासिल कर लिए है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए। तो यही वो मेरी मंशा है कि आप लोग इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे। सिलाई मशीन एक जरिया है। देखिए, अल्लाह ने हमें यह आज मौका दिया है। मैं जो पहली मर्तबा MLA चुनकर आया तो लोग कहते थे कि ये कैसे जीतेगा करके, कौन है ये, इसको कौन पहचानता है करके। लेकिन लोग आए साथ में और मुझे MLA बनाया, और जब MP के लिए खड़े रहा तो यकीनन अर्चना साहिबा मैडम के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि MP जीत सकेगा क्या करके, या फिर आसद को भी लगा होगा कि MP कैसे जीत सकेगा। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि MP कैसे बनेगा करके। तो मैंने कहा कि मैं वोटों से MP नहीं बनूंगा, मैं दुआओं से MP बनूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं मुझे दी गई थी, इसीलिए मैं आज जो भी करता हूँ मुझे ये खर्च चुकाना है उन लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिया था। देखिए, दुआ बैंक के ज़रिए हम लोग बहुत सारे ज़रूरतमंद हमारी जो बहनें हैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर इसका सेंटर है, जहाँ पर हम फ्री टेलरिंग क्लासेस चलाते हैं, सीविंग क्लासेस चलाते हैं। 3 महीने का कोर्स करते हैं, और हर बच्ची को 3-3 महीने का एक 50 बच्चियों का बैच होता है। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट के साथ उनको एक नई मशीन दे दी जाती है ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े रह सके। साथ ही साथ मेहंदी के क्लासेस हम लोग चलाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 100 लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप तैयार किया है। उनका सिलेक्शन करके डेली पिछले कई महीनों से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फ़िज़िकल ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हमारा मकसद यही है कि ये बच्चे जो है ये कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनको हमारे दुआ फाउंडेशन की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो मदद हम करते हैं।